जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। कैसे आप लोग? विकास बहुत बढ़िया। चलो, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में ये हमारी अगली क्लास है। और जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर साम्राज्य पे कैसे अपना आधिपत्य स्थापित किया। और उससे पहले हम लोग मैसूर साम्राज्य का जो प्रारंभिक इतिहास क्या रहा, या फिर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का जो इतिहास है वो क्या है, वो सारा का सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके, आप लोगों ने देखा था बंगाल को, मराठा साम्राज्य को, सिख साम्राज्य को, और आज हम मतलब क्या पढ़ रहे हैं, मैसूर साम्राज्य को कैसे मतलब हड़प लिया एक तरीके से। और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी समस्त भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लेती है। आप लोगों के लिए मैंने पहले ही एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। आप लोग जाके मतलब विजिट कीजिए। और अगर आप लोगों को वो क्लासेस ठीक लगती हैं तो बाकी अन्य साथियों के लिए भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। आप लोगों ने अगर सल्तनत काल वाली क्लास देखी है तो आपने उसमें सबसे पहले देखा था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद देखा था खिलजी वंश, और उसके बाद देखा था तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत का अभियान मतलब किया। उस समय पे उसे दक्षिण भारत के अभियान के समय दो सैनिक मिले, हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का। उनको वो अपने साथ मतलब दिल्ली ले आया। बाद में जाके मतलब वो हरिहर और बुक्का दोनों के दोनों है वो अपने धर्म को परिवर्तित करके इस्लाम अपना लेते हैं। मतलब वो हिंदू थे और हिंदू से वो कौन से धर्म में चले जाते हैं? इस्लाम में चले जाते हैं। और उसके बाद मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को उनके ऊपर भरोसा हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक उनको कहां पे भेज देता है? दक्षिण भारत में भेज देता है। इसके लिए आप लोगों को मतलब मिडिवल हिस्ट्री का जो सल्तनत काल वाला क्लास है वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने जैसा बताया अभी आप लोगों को कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस अपलोड है, तो आप देखो वहां जाके सल्तनत काल का मतलब इतिहास। तो हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत भेजे थे अपने साम्राज्य, एक तरीके से अपना सूबा की रक्षा करने के लिए। लेकिन हरिहर और बुक्का जैसे ही वहां पे पहुंचे और इधर मोहम्मद बिन तुगलक की कमजोर स्थिति को देख के, या मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से बाकी अन्य सूबे भी मतलब धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले जा रहे थे, तो इसी का फायदा उठा के हरिहर और बुक्का ने सबसे पहले तो अपना धर्म परिवर्तित किया। मतलब वो हिंदू धर्म में आ गए फिर से। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, पहले वो हिंदू थे और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रह के वो कौन से धर्म में चले गए थे? इस्लाम में चले गए थे। और फिर से वो हिंदू धर्म में आए और उन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस नए राजवंश का नाम क्या है? संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। और संगम मतलब यहाँ पे वो संगम शासन काल या संगम काल नहीं चल रहा है जो दक्षिण भारत के इतिहास में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो 100 से 300 ईस्वी तक संगम काल हमने पढ़ा था, संगम काल का इतिहास, वो अलग चीज थी। आप लोग बताओ ना, वो तमिल कवि थे, वो एक जगह बैठ के जो मतलब सभा या संगोष्ठी करते थे, वो संगम काल अलग है। यहाँ पे संगम हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम है और अपने पिताजी के नाम पे कौन से वंश की स्थापना करते हैं? संगम वंश की स्थापना करते हैं। ये प्रश्न में कई बार मतलब देखा होगा आपने किसी भी प्रश्न पत्र में कि संगम राजवंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। कब हुई थी? 1336 में ये स्थापना होती है। ये दोनों भाई हैं, हरिहर और बुक्का। तो पहला शासक मतलब हरिहर बनता है और बाद में मतलब बुक्का प्रथम बनेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया किसको? अनेक गोंडी को अपनी मतलब प्रारंभिक राजधानी बनाया। बाद में चल के किसको बना लिया इन्होंने राजधानी? विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, पहले मतलब शासक हरिहर बनता है, फिर उसके बाद बुक्का प्रथम बनता है, फिर बाद में जाके मतलब अन्य शासकों में आपको एक शासक दिखाई देगा, उसका नाम है देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। आप लोगों के लिए पेपर में प्रश्न आएगा कि देवराय प्रथम किस वंश के शासक थे? संगम के, तुलुव के, सुलभ के या अरिवीडू के? तो किसके थे? संगम वंश के ये शासक हैं देवराय प्रथम। इनके दरबार में एक निकोलो कॉन्टी नाम का व्यक्ति आया जो कि इटली यात्री है। निकोलो कॉन्टी कौन है? इटली यात्री है। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अगला शासक है देवराय सेकंड। अगला शासक कौन है? देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के दरबार में फारस का एक व्यक्ति है, फारस का अब्दुल रज्जाक। फारस यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? ईरान की। फारस मतलब ईरान की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल रज्जाक जो के एक ईरानी व्यक्ति है, किसके दरबार में आता है? देवराय सेकंड के दरबार में। याद रहेगा आप लोगों को, देवराय फर्स्ट के दरबार में कौन आ रहा है? इटली का यात्री है निकोलो कॉन्टी। जबकि देवराय सेकंड के दरबार में कौन आ रहा है? अब्दुल रज्जाक। ये कहां से आया? फारस से आया, ठीक है। इसमें इतना ही याद रख लेना, काफी है, सफिशिएंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है।
अगला वंश है सालोक वंश। अगला वंश कौन सा है? सालोक वंश। इसका समय काल देखो 1485 से 1505 तक ये चलता है। इसका संस्थापक है सालोक नरसिंह। सालोक वंश का संस्थापक कौन है? सालोक नरसिंह। इसमें इतना ही याद रखना है। अगला है तुलुप वंश। अगला कौन सा है? तुलुप वंश, जो कि 1505 से 1570 तक चलता है। 1505 से 1570 तक चलता है। इसके संस्थापक हैं वीर नरसिंह। इसके संस्थापक कौन है? नरसिंह, मतलब सालोक नरसिंह या नरसिंह। और तुलुप वंश के संस्थापक हैं वो है वीर नरसिंह। ठीक है, तुलुप वंश में आप लोगों को मतलब थोड़ा सा पढ़ना है। और पढ़ना किसकी वजह से? कृष्णदेवराय की वजह से। किसकी वजह से? कृष्णदेवराय की वजह से। तुलुप वंश के सबसे प्रतापी, प्रसिद्ध और एक तरीके से जो लोकप्रिय शासक हैं उनका नाम क्या है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय को क्या बोला जाता है? आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र पितामह भी कहा जाता है इन्हें। इनके समय काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके समय काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल। आप लोगों ने मतलब जो भोज परमार था उसको देखा हुआ था। वो व्यक्ति मतलब एक तरीके से महान योद्धा भी हैं, और महान योद्धा होने के साथ साथ एक समझदार और शिक्षित व्यक्ति भी थे, जिनके समय पे बोला जाता था कि मतलब उनकी मृत्यु के समय पे एक कथन आप लोगों ने देखा। उस समय पे विद्वानों ने कहा कि आज, इतिहासकारों ने लिखा है कि आज विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए, मतलब विद्या भी खत्म और विद्वान भी खत्म हो गए। वैसे ही मतलब कृष्णदेवराय भी एक मतलब क्या बोलो, योग्य शासक तो है ही, योग्य योद्धा तो है ही, एक साहसी व्यक्ति तो है ही, एक कूटनीतिक राजनीतिक व्यक्ति है, उसके साथ साथ एक शानदार शिक्षित व्यक्ति है, जिसका इनसे पता चलता है कि साहित्य में कितनी रुचि रखते थे। इन्होंने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या है? आमुक्त माल्याद। क्या? आमुक्त माल्याद। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि आमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो आमुक्त माल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेवराय की है। कृष्णदेवराय वो कौन से वंश के हैं? तुलुप वंश के। किसके? तुलुप वंश। तुलुप वंश किससे संबंध रखता है? विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य का ये तीसरा वंश है, कौन सा? तुलुप वंश। ठीक है, इनके दरबार में तेनाली रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध लेखक रहते थे। तेनाली रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, वो किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते हैं। साथ ही साथ इनके दरबार में दिग्गज रहते थे। आप लोगों ने बहुत सारे शासकों को देखा था, जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी जरूर, जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबार में भी मतलब कुछ प्रसिद्ध लोग रहते थे। आप लोग मतलब बताना। जैसे कनिष्क के दरबार में भी कुछ प्रसिद्ध लोग रहते थे, आप लोग मतलब बताना। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मैंने मतलब बताया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कृष्णदेवराय। तो इनके दरबार में क्या? अष्ट दिग्गज मतलब रहते हैं, जरूर याद रख लेना। ठीक है, 1665 में तालीकोटा का युद्ध, इसी को हम राक्षसी युद्ध या तांगड़ी का युद्ध मतलब बोला जाता है। कई एक मतलब जो प्रसिद्ध युद्ध है भारतवर्ष के, उन प्रसिद्ध युद्धों में से एक युद्ध प्रसिद्ध कौन सा है? तालीकोटा राक्षसी या फिर तांगड़ी का युद्ध है, जो कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है। इसमें बहमनी साम्राज्य जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, और विजयनगर साम्राज्य पड़ जाता है कमजोर। विजयनगर साम्राज्य कैसा पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। डोमिंगो पायस, जो कि एक पुर्तगाली यात्री है, ये भी मतलब किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। यहाँ पे तीन व्यक्तियों के नाम देख लो आप लोग। निकोलो क्वांटी किसके दरबार में आए? देवराय फर्स्ट, इटली का यात्री है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में है? देवराय सेकंड, कहाँ का? ये फारस का है। और यहाँ पे ये पुर्तगाली यात्री है डोमिंगो पायस, ये किसके दरबार में आ रहे हैं? कृष्णदेवराय के। किसके दरबार में आ रहे हैं? कृष्णदेवराय के दरबार में आ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक है सदाशिव। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के क्रम में आप देखोगे तो लास्ट जो मतलब वंश दिखाई दे रहा है आपको, वो है अरिबीडू वंश। कौन सा? अरिबीडू वंश। तो हमने विजयनगर साम्राज्य में मतलब देखा, सबसे पहले देखा था संगम वंश, उसके बाद देखा सालोप वंश, उसके बाद देखा तुलुप वंश, और उसके बाद देखा अरिबीडू वंश। कौन सा देखा? अरिबीडू वंश। अरिबीडू वंश का जो समय काल है 1570 से 1650। इस वंश के संस्थापक जरूर याद रख लेना, इनका नाम क्या है? तिरुमल। क्या? तिरुमल इस वंश के संस्थापक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का मतलब मामला है। ठीक है, ठीक है, ये है बहमनी साम्राज्य। क्या? बहमनी साम्राज्य। इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, मतलब आगे चल के क्या मतलब मामला बना पूरा का पूरा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे मतलब कैप्चर करती है। क्या? ये बहमनी साम्राज्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1336 में
विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कौन कर रहा है? हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का है वो मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यही 1347 में, कहां पे? 1347 में हसन गंगू, जिसे हम बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन, जिसे हम जफर खां के नाम से भी मतलब जान रहे हैं, इस व्यक्ति ने कौन से साम्राज्य की स्थापना कर दी? बहमनी साम्राज्य की। कौन से साम्राज्य की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। यहां पे आप देखो ये दक्षिण भारत का मतलब मैप बना हुआ है। किसका? दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत कैसे? यहाँ पे अगर हम ऐसे करके मतलब देखें तो यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? ये ताप्ती हो गई, और ये कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। ये कौन सी है? ताप्ती। और इनके दक्षिण वाले पूरे एरिया को क्या, किस नाम से जानते हैं हम लोग? दक्षिण भारत के नाम से। और इसके ऊपर वाला एरिया क्या है? उत्तर भारत। तो हम यहाँ दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नदी आप लोगों को और दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। कोई दिक्कत तो नहीं? कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। और कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। तो मैं बोल रहा हूं अब जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी इन दोनों राज्यों के बीच में मतलब एक तरीके से सीमा रेखा बना रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ये जो जगह है ना, देखो ये समझो कि ये पूरा जल और ये पूरा जल। अब इसके बीच वाली जो जमीन है इसको हम बोल रहे हैं रायचूर दोआब। क्या बोल रहे हैं? रायचूर दोआब, मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये रायचूर दोआब है ना, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है। और उस समय का अगर कालखंड देखोगे तो उस समय पे सारे के सारे साम्राज्यों की नींव टिकी होती एक तरीके से कृषि राजस्व पे, मतलब कृषि से जो टैक्स मिलता था उसी पे पूरी जिंदगी टिकी होती थी। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा क्या? मतलब पूरा का पूरा शासन चलता किसकी वजह से था? जो एक किसानों से टैक्स लिया जाता था, कृषि राजस्व पे ही तो पूरा का पूरा साम्राज्य टिका होता था। अब कृषि साम्राज्य मतलब कृषि राजस्व के लिए ये रायचूर दोआब से बेहतर जगह और कुछ नहीं होती थी। और रायचूर दोआब के चक्कर में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों आपस में लड़ते रहते थे। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो रायचूर दोआब दोनों के हितों के लिए मतलब एक तरीके से टकराव का मतलब रीजन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पैसा, टैक्स। क्या दिखाई दे रहा है? टैक्स। तो रायचूर दोआब के लिए मतलब लड़ते थे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। यहां पे मैंने आप लोगों को मतलब बताया विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। कब हो रहा है? 1565 में। इसी को हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जान रहे हैं, तो जरूर याद रखोगे आप लोग इसको, ठीक है। तो कृष्णा नदी बहमनी साम्राज्य को, कौन से साम्राज्य को अलग कर रही है? विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। इस साम्राज्य में एक शासक हुआ, इस शासक का नाम है मोहम्मद शाह प्रथम। कौन? मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। किसके खिलाफ? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। जरूर याद रखना, हम लोगों ने 1526 में, कब? 1526 में बाबर को बारूद का प्रयोग करते हुए देखा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। खानवा के युद्ध में हमने बाबर को प्रयोग करते हुए देखा था राणा सांगा के खिलाफ। लेकिन दक्षिण भारत में पहले ही बारूद का प्रयोग हो चुका था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने। किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने। जरूर याद रख लेना इसको, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? इसको खलीमुल्ला या कलीमुल्ला के नाम से मतलब जानते हैं। खलीमुल्ला या फिर कलीमुल्ला के नाम से, मतलब ये कुछ भी लिखा है, कुलीमुल्ला लिख के आए तो ये वही व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कलीमुल्ला, कुलीमुल्ला या कलीमुल्ला के नाम से मतलब ये अंतिम शासक है जिसे हम जान रहे हैं। ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक है, ठीक है। आगे चल के बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में बट गया। कोई दिक्कत? 5 इसके सूबे थे, उन्होंने स्वयं को मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनमें से एक दिखाई दे रहा है आपको, बीदर। कौन सा? बीदर। तो बीदर के संस्थापक कौन बन गए? अली बरीद। कौन बन गए? अली बरीद। यहां पे दूसरा है गोलकोंडा। गोलकोंडा के मतलब संस्थापक कौन बन गए? कुली कुतुब शाह। गोलकोंडा के कौन बन गए? कुली कुतुब शाह। ये है अहमदनगर, इसके कौन बन गए? मलिक अहमद। कौन? मलिक अहमद। बीजापुर, बीजापुर के कौन बन गए? यूसुफ आदिल शाह। कौन बन गए? यूसुफ आदिल शाह। और बरार के कौन बन गए? फतेहुल्लाह इमाद शाह। कौन बन गए?
फतेहुल्ला इमाद शाह यहाँ के मतलब संस्थापक बन गए। चलो ठीक है, तो बीदर के कौन है? अली बरीद, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, और बरार के कौन है? फतेहुल्ला इमाद शाह। ये जरूर आप लोगों को मतलब याद रख लेना है कि ये जो सूबे हैं इनके संस्थापक मतलब कौन कौन बने। ठीक है, बाद में जाके क्या कंडीशन बनती है आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो बीदर है ना, बीदर को जीत लेता है बीजापुर। बीदर किस में मिल जाता है? बीजापुर में मिल जाता है। ये गोलकुंडा और बीजापुर को बाद में जीत लेता है औरंगजेब, मतलब मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो गया। लेकिन पहले अकबर अहमदनगर को जीत लेता है, और अहमदनगर किसको जीत लेता है? बरार को। मतलब कुल मिला के ये पूरा का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा एरिया किसके कब्जा में आ गया? मुगल शासक के। किसके? मुगल साम्राज्य में ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाता है। बाद में जाके मतलब अब यहां पे देखो, ये विजयनगर साम्राज्य और ये कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों के दोनों मतलब एक तरीके से किसमें जाके मिल गए? किसमें जाके मिल गए? मतलब मुगल साम्राज्य में। और एक छोटा सा एरिया बचा, उस छोटे से एरिया पे एक बाड़ियार वंश मतलब शासन करने लग जाता है मैसूर के एरिया में। कौन सा वंश? बाड़ियार वंश मतलब शासन करने लग जाता है। इसकी स्थापना कर रहा है चिक्का कृष्णराज। कौन कर रहा है? चिक्का कृष्णराज। जरूर याद रखेंगे आप लोग, कौन? चिक्का कृष्णराज। तो चिक्का कृष्णराज के मंत्री थे नंदराज। चिक्का कृष्णराज के मंत्री कौन थे? नंदराज। और नंदराज की हत्या कर देते हैं हैदर अली। नंदराज की हत्या कौन कर देते हैं? हैदर अली। और हैदर अली है वो शासक बन जाते हैं स्वयं। हैदर अली शासक बन जाते हैं 1760 में। कब बन जाते हैं? 1760 में। अब यहां से हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य कहां से शुरू किया था? 1336 से। कहां से? 1336 से। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, आप लोग मतलब थोड़ा सा या तो वीडियो को 2 बार 3 बार ठीक ठाक से मतलब बहुत अकेले बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, 1760 तक का हम मतलब यहां तक पढ़ के आ गए। 1336 से कहां तक आ गए? 1760 में। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझो, मैं उस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं जो अब तक 1757 में प्लासी का युद्ध जीत चुकी है। हाँ या ना? वो 1759 में किसको पराजित कर चुकी है? किसको? बिदारा के युद्ध में डचों को पराजित कर चुकी है। कर्नाटक के युद्ध मतलब लड़ चुकी है वो 2। तीसरा युद्ध मतलब इसके बाद होने वाला है। तो मतलब ईस्ट इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ गई है इस समय तक। हाँ या ना? तो ईस्ट इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने शक्ति को बढ़ा रही है, अपनी शक्ति में विस्तार कर रही है। और धीरे धीरे करके मतलब उसका एक जो मोटिव है कि मतलब पूरे के पूरे भारत में क्या किया जाए? राज्य किया जाए, शासन किया जाए, राजनीति चलाई जाए, उसके लिए मतलब वो हथकंडे अपना रही है। और इसी क्रम में मतलब मौका मिलता है और कंडीशन बन जाती है किसकी? आंग्ल मैसूर युद्ध की। और आंग्ल मैसूर युद्ध, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1767 में, इससे पहले 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जीत चुकी है? बक्सर का युद्ध जीत चुकी है। आप लोगों को पता हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? भाई मैं पढ़ा चुका हूं सारा का सारा, आप लोग जाके मतलब देखो ना वीडियो। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कैसे इतनी बड़ी मतलब एक व्यापार करने के लिए छोटे से, अब सोचो आप तरीके से, मतलब डचों के प्रताड़ना से प्रताड़ित होने के बाद इंग्लैंड के लोग मसाला व्यापार करने के लिए इंडिया में आते हैं। डचों के व्यापार से प्रताड़ित होने का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ से व्यापार कर रहे थे, मतलब इंडोनेशिया से, इंडिया से डच व्यापार करते थे मसालों का, और मसालों की उन्होंने मतलब रेट बढ़ा दी। इससे प्रताड़ित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी इंग्लैंड वाले लोगों ने। कुछ मतलब 23-24 लोगों ने मिलकर मतलब मीटिंग की कि चलो व्यापार करते हैं। फिर उसमें कुछ शेयर धारक हो गए ऐसे करके, मतलब कुछ वो मतलब 126-26 के आसपास कुछ लोग हुए और उन्होंने बोला कि चलो यार मतलब हम बैठे बैठे क्या करें, मतलब व्यापार ही कर लेते हैं, कुछ फायदा ही होगा। ऐसे करके मतलब डचों की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब बनाते हैं, भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आप सोचो कि मतलब व्यापार से बढ़ के अब भारत में राजनीति का कार्ड खेल रही है और राजनीति करती है। और कैसे करके वो धीरे धीरे करके उसने मतलब सारे के सारे मतलब साम्राज्यों को जीता और पूरे के पूरे भारत पे एक छत्र राज करने लग जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो देखते हैं भाई क्या मतलब मामला हुआ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1767 से 1769 में हो रहा है।
1767 से ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें हैदर मतलब इस युद्ध को नेतृत्व दे रहा होता है और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर यूं कहें कि अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और हैदर अली की जीत हो जाती है। और हैदर अली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी संधि करती है? मद्रास की संधि करती है। और मद्रास की संधि में हैदर अली ने तो मतलब कुछ बोला भी नहीं, मतलब बोला चलो ठीक है बराबर पे छोड़ो यार, तुम्हारा अपना हमारा अपना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती तो ऐसे नहीं छोड़ती, ठीक है। उसके बाद दूसरा मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784। बात हुई थी कि मतलब मद्रास की जो संधि हुई इसके तहत मतलब बात हुई कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी किसका साथ देगी? मैसूर का साथ देगी, हैदर का साथ देगी। लेकिन ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया और उसके बाद मतलब हैदर के साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस समय पे वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए थे, आप लोगों को पता हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे, आप लोगों को चीजें याद रहनी चाहिए भाई, पड़ी हुई है तो 1772 का समय याद करो। इसने बंगाल में मतलब क्या कर दिया? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी थी। और 1773 में क्या आ गया था? रॉलेट एक्ट आ गया था। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स मतलब क्या बना दिया गया था इस एक्ट के तहत? गवर्नर जनरल। पहले मतलब पहला बंगाल का गवर्नर था कौन? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को मतलब क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे का एरिया भी आता था, मतलब ये उनका भी ऐड हो गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स मतलब इस समय पर सर्वे सर्वा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये समझो, ठीक है। और 1780 से 84 में हैदर और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर की पराजय होती है और हैदर की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। कोई दिक्कत? हैदर की जैसे ही मौत होती है तो इस युद्ध को आगे मतलब बढ़ाता है इसका बेटा टीपू सुल्तान। कौन बढ़ाता है? टीपू सुल्तान इसका बेटा है वो, मतलब इसको आगे बढ़ाता है। और बाद में 1784 में जाके एक संधि कर लेते हैं अंग्रेज हैदर टीपू सुल्तान के साथ। उस संधि का नाम क्या है? मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे, हैदर अली के साथ जो पहली मतलब संधि हुई थी उसमें मतलब ना तो इधर से कुछ गया ना फिर उधर से कुछ गया। लेकिन मंगलौर की संधि में इन्होंने बहुत सारा धन ले लिया टीपू सुल्तान से, ठीक है। लेकिन उसके बाद मतलब ये बात हुई कि चलो अब हम एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। लेकिन तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच होता है। और इस समय तक मतलब जो 1792 ये जो समय काल आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1790 से 1792, इस समय पे मतलब कौन आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड के रूप में? कॉर्नवालिस। कौन आ गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे। जरूर याद रख लेना भाई, ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस आ गए थे और कॉर्नवालिस के समय पे टीपू सुल्तान की ये पराजय होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। जरूर याद रखना कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की ये संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की ये संधि तो होती है, लेकिन ये संधि बहुत मतलब एक तरीके से घातक संधि थी टीपू सुल्तान के साथ। और इस संधि के बाद, इस संधि में टीपू सुल्तान के खिलाफ कॉर्नवालिस ने किसका यूज किया? मराठों का और निजाम का। किसका? मराठों का और निजाम का। निजाम एक तरीके से ये समझ लो ये वाले एरिया में मतलब यहाँ पे निजाम मतलब शासन कर रहे थे इस एरिया में। तो निजामों ने किसका मतलब साथ नहीं दिया? टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया। और उधर आप लोगों को दिखाई दे रहे थे महाराष्ट्र वाले एरिया में किसका मतलब उदय हो चुका था? मराठों का मतलब साम्राज्य था। तो मराठों का और निजाम का किसके खिलाफ प्रयोग किया? टीपू सुल्तान के खिलाफ। और इस युद्ध में जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो टीपू सुल्तान से उसका आधा राज्य मतलब छीन लिया जाता है और करोड़ों का जुर्माना लगाया जाता है। उस समय पे करोड़ों का जुर्माना लगाया जाता है, समझो आप। टीपू सुल्तान से आधा साम्राज्य छीना गया और उस समय पे बेलेज अली ने कहा कि मैंने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया। ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैंने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली न होने दिया और अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। समझो इस बात को। ये बोल रहा है कि मैंने ना तो मराठा और निजाम को शक्तिशाली होने दिया, क्योंकि अगर उनको शक्तिशाली होने देते तो कल वो किसके लिए नासूर बनते? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मतलब नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि मैंने मराठा और निजामों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और टीपू को क्या कर दिया? फिनिश भी कर दिया। चलो भाई, 1790 से 1792 में कौन सा युद्ध समाप्त होता है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। ये अंतिम युद्ध है और इसी समय पे गाना चल रहा था, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो ये 1799 का मतलब समय है। लेकिन आप समझो इस समय पे टीपू की स्थिति,
टीपू सुल्तान मतलब बहुत ज्यादा साहसी, एक बहादुर सैनिक, एक महान योद्धा था टीपू सुल्तान। साथ ही साथ में ये समझो कि आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ मतलब व्यक्ति है। इसने फ्रांस से सहायता लेना शुरू किया। ये फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है। फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है और इसने अपनी सेना को आधुनिक शस्त्रों से मतलब एक तरीके से प्रशिक्षित करना शुरू किया था। लेकिन ये भड़क किसको लग जाती है? लॉर्ड बेलेजली को। किसको लग जाती है? लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड बेलेजली अटैक कर देता है टीपू के ऊपर और टीपू की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ये बात मतलब आप लोग जरूर याद रखना। 1799 का समय है। टीपू सुल्तान को देखो भाई अपने अपने तरीके से, देखो मुझे उससे मतलब नहीं है, लोग राजनीतिक चीजें अपने अपने कार्ड खेलते रहते हैं। हमारे लिए सारे के सारे लोग महान है यार, और कम से कम ये उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोग मतलब हमारे देश को गुलाम बना के इतने समय तक रखे और हमें बिल्कुल मतलब एक तरीके से क्या है जमीन पे लाके रख दिया। तो उन लोगों के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे फिर मतलब कोई भी व्यक्ति हो, सब महान है। तो टीपू सुल्तान की मतलब मृत्यु हो जाती है। और 1799 में अगर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती, ध्यान से सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो आराम से मतलब मैसूर पे अपना साम्राज्य स्थापित कर देते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चालाक है, आप लोगों ने देखा था, एक मतलब इनका तरीका बहुत तगड़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं इस साम्राज्य को न लेके मतलब यहाँ पे एक अल्प आयु या अल्प वयस्क शासक जो कि मतलब बाड़ियार वंश का एक मतलब बच्चा था, उसको उठा के बिठा दिया कुर्सी पे और मैसूर की जनता को एहसास कराया कि देखो हमने तो मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये गंदे लोग थे, तुम्हें मतलब खा रहे थे, हमने तो अभी असली शासक को बिठाया है, हमें मतलब पैसे ऐसे की धन दौलत का कोई लालच नहीं है। और खेल देखो यहाँ पे क्या कर ली, सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब ये कि अब मैसूर में सेना रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना रखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ का शासन प्रशासन चलाएगी। तो फिर इसको यहाँ पे मूर्ति बना के रख भी काय के लिए रहे, डायरेक्ट खुद ही बैठ जाओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे मैसूर साम्राज्य को हड़प लिया। पेपर में प्रश्न आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मतलब सहायक संधि किसके साथ, तो 1799 में मैसूर के साथ। जरूर याद रख लेना भाई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब पूरे के पूरे मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, अपने चंगुल में ले लिया। अगर आप लोगों को ये चीजें मतलब समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर ही दो यार चैनल को, क्या दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव।